we would like to start discussion on the remaining topic and going to share this is it visible? Yes, Is it sir. visible? Now we have discussed on these aspects. This is what you can notice. ये noticeable differences दिख रहा है about पेप्सी कोक, पेप्सी ओला. ये कहीं पे कौन सा वाला ज्यादा नोटिसेबल डिफरेंस है? फर्स्ट टू सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला कौन सा है? विच वन इज हाईएस्ट जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस? ये इनका जो लोगो है ये फर्स्ट रो में, इसमें से किसमें ज्यादा नोटिसेबल डिफरेंस दिख रहा है? यस, रेशो फोर्थ वन, राइट. और अगर सेकंड रो में देखें, इसमें किसमें दिख रहा है ज्यादा नोटिसेबल डिफरेंस? फर्स्ट में सेकंड, और थर्ड में थर्ड. राइट. दिस इज द थिंग व्हाट वी नोटिस्ड. ठीक है, तो ये हमारे परसेप्शन में बनता जाता है, ये हमारे परसेप्शन में आता जाता है, राइट. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, how the just noticeable differences really work and how just the noticeable differences really start maintaining. तो यहाँ पर कुछ बातें आती हैं कि जब एज अ मार्केटिंग मैनेजर आप किस समय ज़्यादा नोटिस देखते हो, मतलब किस समय डिफरेंस जो है, अगर उसी प्राइस में मिलता जा रहा है तो कुछ हम ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ जाता है या प्राइस कम हो जाता है या कुछ क्वालिटी में बेटर दिखता है या ब्रांड नेम में चेंज होता है. अगर प्राइस बढ़ गया तब हमारा एक नोटिस उस पर जाता है कि भाई इतना प्राइस कैसे बढ़ गया. प्राइस पढ़कर आप देखते हो, प्राइस एकदम से कम हो जाता है तो भी आप एक बार जब परचेस करते समय उठा के देखते हो ना, अगर आप गए 25 रुपए के हिसाब से खरीदने और पता चला प्राइस हो गया है बहुत बढ़ के 40, तो एकदम से उठा के उसको देखते हो या नहीं? प्राइस को देखते हो या नहीं? यस सर, देखते हैं. राइट. तो ये एक सिचुएशन आती है, जस्ट नोटिसेबल प्राइस एकदम से कम, हाँ, प्राइस एकदम से कम हो जाता है, उस समय भी आप उसको देखते हो. दिस इज व्हाट वी नीड टू रियली थिंक, दिस इज व्हाट वी रियली नीड टू वर्क. तो ये सारे चेंजेस चलते रहते हैं, सारे चेंजेस होते रहते हैं, और इसमें हम लोग जो है चीजों को आगे बढ़ाते हैं. क्वालिटी इंप्रूवमेंट, एकदम से किसी बहुत ही ऑर्डिनरी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमने देखा और उसके बाद वो क्वालिटी हमारी बेटर हो गई. ठीक है, वो क्वालिटी हमारी एक प्रकार से उस सिचुएशन में आ गई कि हम अपने लेवल पर उसको नहीं देख पा रहे. तो अब एकदम से जब क्वालिटी बढ़ गई, बेटर हो गई, तो हमने उसको देखने की शुरुआत कर दी, उसको फिर से ऑब्जर्व हम करने लग गए. तो दैट हैज बिकम अ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस. ब्रांड नेम चेंजेस,
ब्रांड नेम भी चेंज हो जाता है। अब जैसे किसी भी डिटॉल से डिटॉल प्लस हो गया, या फिर पॉन्ड से पॉन्ड इंटरनेशनल हो गया, एक नया ब्रांड चेंज हुआ। तो ये भी ऑब्जर्व होता है जब देखने आप जाते हैं। आपने बोला जी हमें डिटॉल देना, उसने डिटॉल दे दिया, तो आप पढ़ करके लेते हो तो आपने देखा ये तो डिटॉल प्लस है, तो नेचुरली उस समय भी एक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी बातें हमारे परसेप्शन पे क्रिएट होती है। अब एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, सब्लिमिनल परसेप्शन। सब्लिमिनल परसेप्शन मीन्स ऐसा परसेप्शन जो हमारी जो कॉन्शियस लिमिट है, मिनिमम उस लिमिट पर आएगा कि जिसको हम नोटिस कर ले। ठीक है, जिसको कि हम नोटिस कर लें और जिसपे कि हमारा ध्यान चले जाए। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ हमारे नोटिस में नहीं आता। आप जा रहे हैं, आपने देखा राइट, और कोई होर्डिंग है, ठीक है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने देखा पर देखते हुए भी नहीं देखा, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। ठीक है, अब वहां पर वो जो स्टिमुली है वो मिनिमम हमारे कॉन्शियस लेवल तक भी नहीं आई, वो हमारे मिनिमम कॉन्शियस लेवल पर भी नहीं आई, वो हमारे मिनिमम ऑब्जर्वेशन लेवल पर भी नहीं आई। तो हुआ क्या, हमने उसको ऑब्जर्व किया लेकिन हमने उसको अपने परसेप्शन के लायक नहीं समझा, वो सेंसेशन नहीं हुआ प्रॉपर। तीन बातें होती ना, सेंसेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो वो सेंसेशन की फीलिंग ही नहीं आई, खत्म, उसने कोई व्यू नहीं लिया। तो इस प्रकार से एक दो सिचुएशन रहती है, एक उसकी स्टिमुली की, यानी जो जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने आता है। स्टिमुली मतलब कोई भी सीन, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी सिचुएशन, उसको ऑब्जेक्ट पर हम उसका नोटिस नहीं लेते। ठीक है, ये हमारी लिमिट, कॉन्शियस लिमिट के मिनिमम लेवल पर भी वो नहीं आता, तो उसको हम सब्लिमिनल परसेप्शन भी कहते हैं। अब ये जैसे लिखा हुआ है, ये एक लिखी हुई चीज है, ईट पॉपकॉर्न, ड्रिंक कोका कोला। नाउ ये एक प्रकार से एक सिचुएशन थी पंच लाइन की, लेकिन ये कभी नहीं आई क्योंकि इतना डिस्क्रिप्शन में कोई पढ़ना नहीं चाहता था। ड्रिंक, ईट पॉपकॉर्न, ड्रिंक कोका कोला, राइट। ठीक है, ये बहुत सारे जो चीजें हैं ये अपने सिचुएशन के आधार पर हमारे नोटिस में नहीं आते। नाउ हमेशा कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारे मिनिमम परसेप्शन में आना जरूरी होता है, राइट। तो सब्लिमिनल परसेप्शन मतलब मिनिमम ऑब्जर्वेशन लेवल, मिनिमम इफेक्टिव लेवल, जिस पर कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का नोटिस लेते हैं और अपने परसेप्शन तक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस पर्टिकुलरली subliminal perception. Then there are certain things which work in our perception process. हमारे perception process में कुछ situations होती हैं which is a very selective one. Selective exposure, selective attention, perceptual defense and perceptual blocking. ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि सिलेक्टिव एक्सपोजर, आप जा रहे हैं, आपने बहुत सारे होर्डिंग्स देखे लेकिन हर किसी का नोटिस नहीं लिया, तो हमेशा एक चीज क्या हो गई, सिलेक्टिव हो गई। जिसको आप सिलेक्ट करते हैं वही एक्सपोज होगा, वही आपके ब्रेन में आगे जाकर के काम करेगा। ठीक है, मतलब उसी को नोट, अब अटेंशन, उसके बाद
उसी को हम अटेंशन करेंगे, सबको अटेंशन नहीं करेंगे, सब पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। आज बहुत सारी जो भी आपको दिख रहा है, एक बहुत सारे ऐड आप देखते हो, तो जिस ऐड का एक्सपोजर इफेक्ट अधिक होता है वही अटेंशन ग्रैब करता है। बहुत सारे व्यूज हैं, बहुत सारे सामने हैं, वो आते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। मतलब दिन भर में ऐसे कितने ऐड रहते होंगे जिसका एक्सपोजर इफेक्टिव रहता है, जिसको आप देखते हो। एज एन एग्जाम्पल कोई बता सकता है? एज एन एग्जाम्पल कोई बता सकता है? क्या हो गया, मर गया क्या? वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही सर है। आ रही। हाँ, तो यहाँ जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप देख रहे हैं, राइट, जो भी सिचुएशन आप देख रहे हैं उसमें क्या क्लैरिटी आती है? उसमें तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सपोजर। तो दिन भर में ऐसे कितने एड्स रहते हैं सोशल, तो जिनका एक्सपोजर बहुत हाई रहता है और जो अटेंशन वो लेता है, आपका अटेंशन अट्रैक्ट करता है। एनी एग्जांपल? ये ऐड जो सामने दिख रहा है, रीच बायर्स ड्राइव एंगेजमेंट, ये एंगेजमेंट ले रहा है, ये क्या अट्रैक्ट कर रहा है? एक्सपोजर है इसका इफेक्टिव, विजिबल है? नहीं सर, Visible है? विजिबल नहीं है। हाँ, विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा। अच्छा। अब विजिबल है? हाँ सर, अब है। हाँ, तो ऐसे ये ऐड, इसका एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब उसका इफेक्टिवनेस। हर ऐड हमको इफेक्ट नहीं करता है, हर पिक्चर, हर सीन इफेक्ट नहीं करता है। तो जो करता मतलब उसका एक्सपोजर इफेक्टिव है। तो इस ऐड का एक्सपोजर इफेक्टिव है क्या जो दिख रहा है? यस। तो ये जो दिख रहा है इसका क्या ये इफेक्टिव है? विजिबल हो रहा है? विजिबल हो रहा है? सर वो दूसरा ऐड आ गया। हाँ, वो इफेक्टिव था क्या? नहीं सर, वो उतना नहीं था इफेक्टिव। और ये
ये जो दिख रहा है, नहीं सर, ये भी नहीं है इफेक्टिव। ओके राइट। तो सोशल साइट पे ऐसा कोई ऐड है जो इफेक्टिव रहता हो और इफेक्ट करता हो, अट्रैक्ट करता हो? अभी देखने में किसी को आया हो? हाँ सर, क्लोथिंग के ऐड, जैसे वो डिस्काउंट में बताते हैं इतने % डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो होते हैं इफेक्टिव। राइट। तो सबसे पहले कोई भी व्यू है जो उसका एक्सपोजर कितना है, वो सबसे पहला एक फैक्टर होता है। अगर उसका एक्सपोजर इफेक्टिव है तब हम उसका नोटिस लेंगे, नहीं तो हम इग्नोर कर देंगे, राइट। तब हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये होती है अटेंशन, मतलब हमारी जो भी वो है सेंसेस है पांचों, अब ये टच के फॉर्म में भी हो सकता है, वॉच के फॉर्म में भी, मतलब देखने के फॉर्म में भी हो सकता है, सुनने के भी फॉर्म में हो सकता है। कुछ म्यूजिक अट्रैक्ट करते हैं तो हमारा एक्सपोजर जाता है, अटेंशन जाता है। कुछ टेस्ट अट्रैक्ट करता है तो हमारा वो अटेंशन जाता है। कुछ सीन इफेक्टिव होते हैं तो हमारा अटेंशन जाता है, ठीक है। कुछ टच वो इफेक्टिव होता है तो हमारा उसमें अटेंशन जाता है। तो इस तरह से ये सारी सिचुएशंस जो हैं ये अटेंशन से ही हमारी स्टार्ट होती है। इसके बाद एक सिचुएशन होती है कि परसेप्चुअल डिफेंस, जो हमारा परसेप्शन बन जाता है या जो हमें अच्छा लगता है, जो क्रिएट हो जाता है, फाइनली एक परसेप्शन क्रिएट हो गया तो हम उसको कई बार जस्टिफाइड करते हैं और कई बार हम उसको जस्टिफाइड करके अपने पास सुरक्षित रखते हैं कई सालों तक, कई महीनों तक। उसका ये विजिबल है, अभी सब कुछ विजिबल है ना? यस सर। तो एक परसेप्शन बन गया। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपका पर्टिकुलर एक परसेप्शन बन गया कि ये रोज इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये बना आ रहा है, वो बन गया है, खत्म, वो बन गया है। अब रोज को कोई दूसरे फ्लावर से कंपैरिजन करने का सेंस नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा अगर उससे बेटर हमें कुछ दिखेगा तब आप उसको कंपेयर करके बोलोगे यस दिस इज मच बेटर परसीव्ड इन ब्यूटीफुलनेस। तो दिस इज व्हाट द थिंग इज कि अब जैसे एक परसेप्शन हमारा बना हुआ है कि नॉर्मली जो फेयर कलर रहते हैं, गोरा रंग होता है, वो अच्छा लगता है, ये परसेप्शन बना हुआ है, राइट। दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी मेड इट। तो कलर वाइज हमारे परसेप्शन जो भी हैं वो रहते हैं, उसको हम डिफेंड करते हैं। कभी किसी के साथ कोई डिस्कशन होता है कि नहीं ये कलर अच्छा नहीं है, वो कलर अच्छा है, ये कलर बैड, हम अपनी बात को रखते हैं, अपने कलर को डिफेंड करते हैं, ठीक है, अपनी चॉइस को। तो दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल डिफेंस। इसके बाद एक आता है परसेप्चुअल ब्लॉकिंग। कई जगह हम अपने चीजों को ब्लॉक कर देते, मतलब हम उसके आगे कुछ नहीं सुनते। जैसे ब्लैक इज नॉट लाइकेबल, कुछ लोगों को ब्लैक कलर पसंद नहीं आता, तो लाइफ लॉन्ग वो रहता है ब्लैक इज बैड, ब्लैक इज नॉट सूदिंग, ब्लैक अच्छा नहीं लगता, खत्म हो गई बात। तो इस प्रकार से ये हमारी लाइफ में ये परसेप्शंस की सिचुएशन हमेशा चलती रहती है, राइट। और इस परसेप्शन की सिचुएशन के साथ हम काम करते हैं और इस परसेप्शन की सिचुएशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, राइट। वी गो बाय दिस पर्टिकुलर सिचुएशन and under this particular situation we keep on going and we keep on working, okay। तो ये हमारा ब्लॉक हो जाता है, खत्म। और आप कहते हैं ना लाइफ लॉन्ग, यार उसको तो चेंज नहीं कर सकते, तो मतलब उस व्यक्ति के कई परसेप्शंस ब्लॉक हैं। तो ये एक सिचुएशन होती है हमारे परसेप्शन की, राइट।
दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इन्होंने ये शो किया है कि यहाँ ये पर्टिकुलरली सारे के सारे जो वो हैं ये रहते हैं, चेंजेस द टीवी चैनल, तो वो एक प्रकार से ब्लॉक हो गया कि अब वो चैनल नहीं देखना। यूज द म्यूट बटन, कोई ऐसा व्यू आ रहा है तो वो नहीं सुनना, वॉइस नहीं सुनना। लीव रूम लीव कर दो व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड। स्विच रेडियो स्टेशन, चेंज कर लो। और इस प्रकार से अवॉइड दिस वेबसाइट, डू द हाउस होल्ड टास्क, बिना मतलब एक हाउस होल्ड टास्क करते रहिए। तो ये हमारे परसेप्शंस बने रहते हैं लाइफ लॉन्ग, राइट। तो यहां क्या होता है, सबसे पहले एक्सपोजर होके अटेंशन होता है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक कोई पॉइंट क्लियर नहीं है? ऐसा कोई पॉइंट है जो क्लियर नहीं है? ऐसा कोई पॉइंट है जो क्लियर नहीं है? बाप रे, कितनी दफा बोलेगा। ऐसा कोई पॉइंट है? अंकित, आशीष मिश्रा, कपिल, प्रांजल, प्रशांत, रेशु। सर सिलेक्टिव अटेंशन एक बार बता दीजिए। कौन सा? सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन, अच्छा इसके पहले ये यहां। यस सर। अच्छा, अगर 5 ऐड हैं तो पांचों अट्रैक्ट करें, ये जरूरी है क्या? नहीं, कोई एक कर सकता है। कोई एक कर सकता है, कोई 4 कर सकते हैं, पांचों भी कर सकते हैं। बट जो एक्सपोजर है उसका, जो इसकी इफेक्टिवनेस है, ठीक है, वो इफेक्टिवनेस के बाद सब कुछ शुरू होता है। तो अभी जैसे ये ऐड आपको हमने देखा, मैंने देखा है, तो आपने कहा ये नहीं लाइक कर रहा, बस बात खत्म। मतलब उसकी एक्सपोजर जो है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है कि हमारा अटेंशन उस पर जा पाए। तो एक्सपोजर के साथ अटेंशन जुड़ा हुआ है और अटेंशन एक्सपोजर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब एक्सपोजर इफेक्टिव होगा तभी वो अटेंशन ग्रैब करेगा। अब क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया ना, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कीप ऑन। यार बहुत सिंपल सी बात है, आजकल तो हम मोबाइल पे फोटो लेने लग गए। पहले कैमरे से फोटो लेते थे तो दिखता था ना, ये फोटो अच्छा नहीं आया, ये फोटो खराब आया, ये वट एवर इज दैट, होता था नहीं होता था? तो मतलब सर होता था। उसी पिक्चर पे अटेंशन जाता था जो अटेंशन के सिचुएशन के लायक हो। ओके, तो बहुत सारी चीज। अब हाँ, ये तो वॉच करने वाली बात हो गई। टेस्ट में भी उसी में अटेंशन जाता है जो अट्रैक्ट करता है, जो लाइक करता है, या जो एक्सपोजर जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हियर करने में भी, ऑडिबिलिटी में भी, ऑडियो में भी वही चीज लिसन करना अच्छा लगता है जिसका एक्सपोजर बढ़िया हो, है ना। तो ये सब चीजें हमारे अटेंशन में आती हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। ओके। जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हो और कोई नॉइज आती तो आप बोलते भाई नॉइज नहीं करो, अटेंशन डाइवर्ट होता है, ये बात बोलते हैं ना? यस सर, बोलते हैं। हाँ, तो दिस इज व्हाट द थिंग कि जहां हमारा सिलेक्टिव पार्ट, सिलेक्शन हमने जो किया है ऑब्जेक्ट का, वो टोटली हमारा वर्क करता रहता है और हम साथ ही साथ अपने परसेप्शन को डिफेंस भी करते हैं और कई बार हमारी चीजें भी ब्लॉक हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अभी तक कोई डाउट है किसी को? अभी तक कोई डाउट है? और कोई डाउट है? और कोई डाउट है किसी को? यस और नो? ये विजिबल है? ये विजिबल है पूरा? यस सर, विजिबल है। ओके, राइट। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी मैसेज है या कोई भी व्यू है, अब वो ब्रेन में वो वहां एंटर हो गया हमारी उससे, किससे?
हमारी जो सेंसरी यूनिट्स हैं, अब वो जाएगा वहां, ऑर्गेनाइज होगा ब्रेन में। तो इसके लिए क्या होता है, द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज फिगर एंड ग्राउंड। फिगर मतलब दैट इंडिविजुअल पिक्चर, ठीक है, इंडिविजुअल पिक्चर एंड इट्स बैकग्राउंड। कोई भी पिक्चर आप देखते हैं या कोई भी व्यू आप देखते हैं, जैसे पेंटिंग देखते हैं, तो वो पेंटिंग में क्या है वो तो है, और वो पेंटिंग का बैकग्राउंड एक आर्टिस्टिक व्यू में वो हमको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और वो हमको जब अट्रैक्ट करता है तब हम उस सिचुएशन में ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जब हम उस सिचुएशन में ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और अपना व्यू ज्यादा अच्छे से उस पिक्चर पर दे पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो पिक्चर बनी है, सामने दिख रही है, जो एक फोटोग्राफ सामने दिख रहा है, या जो एड हमारे सामने आया है, वो एड जो बना हुआ है, उसका जो विजुअल है, उस विजुअल का बैकग्राउंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये जैसे ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, राइट, इसी को पढ़ो। ये ऑर्गेनाइजेशन बेटर कलर का दिख रहा है या कुछ और कलर का होता तो ज्यादा अच्छा लगता, बताओ। ये ऑर्गेनाइजेशन बेटर दिख रहा है, बेटर दिख फॉन्ट रहा है, भी, राइट। फॉन्ट साइज भी बड़ा है तो बेटर। हाँ राइट, बेटर फील हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये फिगर और साथ ही उसका बैकग्राउंड पिक्चर जो भी है कलर के कारण वो बेटर रिकॉग्नाइज हो रहा है। और किसी को ये बेटर दिख रहा है, रेशो? रेशो, सत्या? यस सर, बेटर है। ऑर्गेनाइजेशन ओके। अगर ये रेड कलर में होता तो कैसा इसका, हाँ, इसका कॉन्ट्रास्ट कैसा होता? सर वो थोड़ी अट्रैक्टिव नहीं लगता। हाँ, तो फिगर मतलब जैसा वो बॉडी दिख रही है और साथ ही साथ जो उसका कलर कॉन्ट्रास्ट है उसमें वो कितना इफेक्टिव दिख रहा है। तो मतलब क्या हुआ, हमने एक्सपोजर तो ले लिया, अटेंशन ले लिया, अब वो जाके हमारे ब्रेन में ऑर्गेनाइज हो रहा है कि यार इसका स्ट्रक्चर, इसकी लाइकलीनेस, इसका अट्रैक्शन, इसकी सूदिंगनेस, या फिर इसका जो एक लाइकेबल वो है इस फिगर, वो कैसा। अब साइंस पढ़कर आए हो, फिगर्स बनाते हुए आए हो ना, आए हो या नहीं? इनिशियल स्टेजेस में साइंस की क्लासेस में फिगर्स बनते थे या नहीं? यस सर, बनाते थे ना। तो फिगर अच्छा होता था तो एक अट्रैक्शन होता था, नहीं होता था, आंसर का होता था ना? यस सर, होता था। राइट। तो वो यही होता है कि जो फिगर है और जो फिगर का एक बैकग्राउंड है, ग्राउंड जिसको कि ग्राउंड होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वहां से हमारा जो वो ब्रेन है, या प्लस जो हमारी मेमोरी है, या जो हमारी जो एक जो परसेप्शन में हेल्प करती हैं जो यूनिट्स, वो उस ऑब्जेक्ट को अलग तरह से लेती हैं। और अगर डिसलाइकिंग होती तो भी वही बात होती है। ग्रुपिंग, इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द चंक्स। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारे माइंड सेट में, ये फिगर है, ये कॉम्बिनेशन है, ये उस पिक्चर की हाइट है, ये उस पिक्चर की लेंथ है, ये उस पिक्चर की ग्रुपिंग। अब अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को हम दो लेटर को तो सिंपल रखें और बाकी को हम इटैलिक मोड्स में कर दें तो वो अट्रैक्टिव लगता क्या? क्यों सत्या? नो सर, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और प्योरली इटैलिक मोड में कर देते तो फिर वो सर लगेगा। हाँ, ये
तो क्या होता है, ये सब चीजें मिलाकर ग्रुपिंग हो जाती है, ठीक है। कलर भी हो गया, कॉम्बिनेशन भी हो गया, उसका स्ट्रक्चर भी हो गया, उसकी फॉन्ट स्टाइल भी हो गई, बहुत सारी बातें, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग। क्लोजर, क्लोजर मतलब अब इनकम्प्लीट, अरे समझ ही में नहीं आया। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वो समझ ही में नहीं आया। जैसे अब आपको कोई लैंग्वेज है, कोई और लैंग्वेज का यहाँ लेटर होता तो आपको समझ ही में नहीं आएगा, शुरू ही नहीं होगा। तो एक्सपोजर ही नहीं हुआ, मैसेज, ये ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं हुआ, तो तुरंत ही चीजें क्लोज हो गई। दैट इज व्हाट वी कैन रियली से, है ना। तो समटाइम्स कोई पिक्चर आधी अधूरी दिख रही है, या वो कंप्लीट नहीं है, या हमें समझ में नहीं आ रही। अब आर्ट को समझना तो हर किसी के बस की बात नहीं होती। बड़े बड़े पेंटर्स क्या बनाते हैं, क्या उनका कंसेप्ट रहता है, वो हर कोई समझने लग जाए तब तो हो गया। तो इसीलिए आर्ट हर कोई को नहीं लाता, आर्ट हर कोई अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि जो पिक्चर्स आप देखते हैं, जो पेंटिंग्स आप देखते हैं, उसको समझ पाना भी एक अलग स्थिति है। तो इसीलिए क्या होता है कि देखने पर कुछ भी नहीं समझ में आया, मतलब क्लोजर, परसेप्शन ही नहीं बनेगा। तो दैट इज, अब जैसे आप वो पलटते रहते हैं, मैगजीन वगैरह पढ़ते थे, नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था, पेज वेज पलटा रख दिया। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग। कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, नहीं अच्छा लगा, तुरंत रिमोट बढ़ाया, खत्म कर दिया, मतलब क्लोजर, शुरू ही नहीं होता परसेप्शन, वो अट्रैक्ट ही नहीं करता, उसमें उतना इफेक्टिवनेस ही नहीं रहती। जो बात शुरू होए तो शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाती, राइट। अब ये है ग्रुपिंग, ये देखो, ये फिगर्स है, ये बैकग्राउंड है, ये सब रखा है, ये दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब कंबाइंड, एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, फिगर का भी, ग्राउंड का भी, दोनों बैकग्राउंड का भी, ये सब ये कर रहा है अट्रैक्ट या नहीं। ये अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं। सर चले गए दुनिया छोड़कर, आ गए वापस। स्क्रीन विजिबल है, वॉइस आ रही है। नो सर। नो सर। वॉइस आ रही है, हाँ वॉइस आ रही है। अब विजिबल है। हाँ विजिबल है। हाँ, तो ये ओवरऑल ये पिक्चर क्या अट्रैक्टिव है। हाँ सर है, अट्रैक्टिव है। राइट। सत्या, रेशु, वॉइस आ रही है। यस सर। हाँ, तो ये इफेक्टिव है सत्या। ये इफेक्टिव है। अरे यार क्या बदतमीज आदमी है। ये हमारे ब्रेन में ग्रुपिंग इफेक्ट आता है सारे कॉम्बिनेशंस का, ठीक है। उसके बाद ये कुछ चीजें हैं, नेम, there are certain things which can also be very attractive। ये ओवरऑल इम्पैक्ट जो है, ये भी एक परसेप्शन हमारा क्रिएट करता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इसको आप देख रहे हैं, इस पूरी पिक्चर्स को, तो ये अट्रैक्ट करता है या नहीं करता। इज इट अट्रैक्टिंग और नॉट। इट इज अट्रैक्टिंग और नॉट। नॉट। ओके, ये क्लोजर। अब ये क्लोजर इन द सेंस कि ये शायद हाफ पिक्चर है, या हो सकता है कि ये बेसिकली ये फेंग शुई है। अब ये इसने बहुत से लोगों को ये अट्रैक्ट नहीं करता, तो वो स्टार्ट होने के पहले ही क्लोजर हो गया, है ना।
दिस इज व्हाट वी कैन रियली टॉक अबाउट। ये भी क्लोजर हो गया, यानी देखा और ये कहीं से कुछ अट्रैक्ट नहीं हुआ। ये कर रहा है क्या अट्रैक्ट या नहीं कर रहा? जो ये नहीं क्लोजर कर का, रहा, हाँ नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, राइट। तो दिस इज व्हाट द थिंग कि शुरू होने के पहले ही ये क्लोज हो गया। तीसरी स्टेज होती है परसेप्शन की। 3 स्टेजेज हो गई, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? जो हमारा परसेप्शन करता है, फाइनली हम कहते हैं नॉट गुड, बैड, जो गुड, दिस इज इंटरप्रिटेशन। तो इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन होती है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मतलब हम हमारे बंधे हुए चॉइस में, हम हमारी बंधी हुई सोच से ही अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं। मतलब रेड विल ऑलवेज बी गुड, तो रेड इज ऑलवेज गुड। वो अच्छा है तो वो अच्छा ही होगा, वो खराब नहीं हो सकता। वो खराब है तो वो खराब ही होगा। मतलब जो हमारे दिमाग में बंधा हुआ है कंजर्वेटिव, एक जो सोच बनी हुई है, उसके आधार पर हम अपनी जो है इंटरप्रिटेशन करते हैं, और वो हमारे दिमाग में फाइनली बैठी हुई है, राइट। दिस इज व्हाट वी नीड टू रियली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स सिचुएशन हमेशा हमारे उसमें काम करती है। तो इसमें क्या होता है, मेन इज ये फिजिकल अपीयरेंस सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा, या जो दिख रहा है, ठीक है, इसके आधार पर हम इसको देखते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स में क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा लेंदी हो, बहुत ज्यादा किसी प्रकार का कोई वो हो, स्कोप रखती हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा अपना एक वो रखती हो, एक सोच रखती हो, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, द सिचुएशन इज दैट हमारा एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट हो जाता है। और अगर हमारा एक डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज लिखी हुई है या रिटर्न फॉर्म में है, वो अट्रैक्ट करती या नहीं करती, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे आप अभी आप किसी ने बताया, मतलब उसको इटैलिक्स अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सिंपल फॉन्ट ही अच्छे लगते, कुछ को वही देखने की आदत होती 12 वाला 12 साइज और यही स्टाइल। वो एक राइटिंग में भी लोग वही पसंद करते हैं। और कुछ को कुछ शब्दों के लिए ज्यादा लाइकिंग होती है, जैसे आई एम प्लीज टू हियर, और या कुछ लोग लिखते हैं आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म। तो ये हमारे अपने शब्द हैं जिससे हमारा एक स्टीरियोटाइप सिचुएशन दिखती है। फर्स्ट इंप्रेशन, हमेशा हम ये मानते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब पहली बार में जो अच्छा लग गया वही अच्छा। हेलो इफेक्ट मतलब जो शुरू से हमारे दिमाग में चला आ रहा है वही हम उसको मानेंगे, राइट। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। अब ये जैसे बेनेटन, मतलब ये हथकड़ी का कलर व्हाइट ही होना चाहिए, ये कलर ही होना चाहिए, लेकिन कोई दूसरा कलर होगा तो दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, या वो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये हमारा अपना परसेप्शन चला आ रहा है, राइट। ये दिखा रहे हैं परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन। ये दिख रहा है, ये कलर जो दिख रहा है ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज योर परसेप्शन, ये आप क्या इसको बोलेंगे? इसको आप इमोजी बोलेंगे या इसको आप कुछ नहीं बोलेंगे, इनकम्प्लीट पिक्चर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट। हाँ, इनकम्प्लीट। कोई इसे और कुछ बोलेगा बाकी लोगों में? हाँ, बाकी लोगों में कोई इसको और कुछ बोलेगा?
बाकी लोगों में इसको कोई कुछ बोलेगा? और सर चाइल्डिश भी है क्योंकि चाइल्डिश भी है, राइट। हाँ, और ये पिक्चर को क्या बोलेंगे? ये हमारा एक प्रकार से डिस्टॉर्शन हो जाता है, जो स्टिमुली प्रॉपरली हमें समझ में नहीं आती, या ये जैसे कूल एड है, या ये क्या लिखा, कूल एड है या जॉइनर, ये पर लास्ट वर्ड पढ़ने में नहीं आ रहा। ये क्या लिखा है, एक मिनट, ये क्या लिखा है? जैम्स है सर, कूल एड जैमर्स राइट। अब ये आगे क्या लिखा ये समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों जो हैं, ये भी कूल एड जैमर्स का ये वो है, डिस्टॉर्टेड हो गया, यानी वो प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। तो ये हमारा एक परसेप्शन जो है जिसको कैरी नहीं कर पाता, कैच नहीं कर पाता अंडर द गिवन कंडीशंस, तो ये परसेप्चुअल क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है, राइट। इसके बाद एक होती है कंज्यूमर्स इमेजरी। कंज्यूमर्स इमेजरी क्या होती है? इट इज द पोजीशनिंग एंड रीपोजिशनिंग। कंज्यूमर की पोजीशन या जो प्रोडक्ट की पोजीशन होती है, जो एक ब्रांड की इमेज बनती है, राइट, और उस ब्रांड की इमेज बनने के बाद, हमारे दिमाग में जो भी कंडीशन रहती है उसको पोजीशनिंग कहते हैं। जैसे बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो भाई बूस्ट की पोजीशनिंग बनी हुई है एनर्जी देने वाले की। बूस्ट की इमेज आज से नहीं, कई सालों से बनी है। मैगी की, इंस्टेंट फूड की बनी हुई है। लाइफ बॉय की पोजीशनिंग एक अच्छे सोप की बनी थी, एट्रैक्टिव, वो चेंज होती जाती है, ठीक है। प्राइस, कई बार किसी ब्रांड की प्राइस हम देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, पर कई बार कुछ ब्रांड की प्राइस अगर बढ़ जाए तो हम कहते हैं नहीं भाई, ये ब्रांड डिजर्व नहीं करता इतना प्राइस। जैसे लक्स की प्राइस हम दे देंगे, लेकिन निरमा की प्राइस अगर थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी तो हम बोलेंगे यार निरमा से कोई ज्यादा सस्ता है घड़ी, वो दे दो। पर हम देखो, ये हमारी अपनी परसेप्शन है। तो जो भी हमारा सेटिस्फेक्शन है उस ब्रांड से, वो प्राइस के कारण है, नॉट लाइक क्वालिटी। कुछ क्वालिटी पर बात अगर आती है तो हमारी क्वालिटी के परसेप्शंस बने हुए हैं। कौन सा ब्रांड ज्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड है, कौन सा ब्रांड ज्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। तो प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप भी हमारे ब्रेन में ये दिख रहा है ना, विजिबल है सबको? यस सर, विजिबल है। इमेज, इसके बाद प्राइस क्वालिटी हमेशा रहती। अब एक छोटा अननोन ब्रांड अगर उतना हाई प्राइस मांगेगा तो हम नहीं देंगे। नॉर्मली जहां चाय पीते हैं अगर 10 रुपए ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हम बोलेंगे भाई क्या बात है। लेकिन कहीं बड़ी जगह पर जब ताज में या कहीं और जाएंगे वहां कोई बात नहीं होगी। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि हमने सोच रखा है कि प्राइस और क्वालिटी का कॉम्बिनेशन कहां तक हमको बियर करना है, उसके बाद हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। इमेज, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा ब्रांड है, क्या ब्रांड नेम है, वो इमेज लाइफ लॉन्ग रहती। परसीव्ड रिस्क, हम क्या चेंज करना चाह रहे हैं। आज तक हम एफडी में इन्वेस्ट करते आए, आज हम शेयर मार्केट में जा रहे हैं, तो हमारा रिस्क लेने का परसेप्शन क्या है, व्हाट डू वी वांट टू गो अहेड। तो इस प्रकार से ये एक मॉडल होता है प्राइस इफेक्ट का। एक प्राइस है प्रोडक्ट का, उसके साथ हमारा परसेप्शन है, भाई ठीक है 5 रुपए है तो 5 रुपए के लायक है, वो उसका परसेप्शन है। उसकी क्वालिटी भी हमारी मैच करती हुई है, उसके साथ हम उसको यूज भी कर रहे हैं। वो गुम भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 5 रुपए का प्रोडक्ट गुम जाने पे हम नहीं चिल्लाएंगे। उसकी वैल्यू भी हमने सोच के रखी है और उसके लिए हम रेडी हैं तैयार होने को। लेकिन यहां अगर वो प्राइस
5 की जगह 50 रुपए का होगा तब घूमने की अलग पोजीशन होगी, तब हमारा वो लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिलेगा तब दिक्कत है। तो ये सारी सिचुएशन प्राइस क्वालिटी के साथ डिपेंड करते हैं। अभी ये मॉडल के आगे ये है, हाँ, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसका परसेप्शन बना हुआ है, श्योरिटी में, सेफ्टी में, नंबर 1। स्टोर कहां से हमको लेना है, ये भी एक बड़ी बात है। हम यहां से ले रहे हैं या कोई बड़े रिलायंस रिटेल से ले रहे हैं तो भी हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है, वहां मिलेगा तो अच्छा मिलेगा। ये सब दोनों मिलाकर कहां से हम ले रहे हैं और कौन सा ब्रांड ले रहे हैं, ये टोटली हमारे क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है, टोटली हमारी क्वालिटी को मैच कर रहा है। अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो अच्छे स्टोर से भी है और अच्छा नाम भी है, और दैट इज गोइंग टू मेक माय क्वालिटी, ठीक है। और प्राइस, वो प्राइस भी जो है वो ऑलरेडी जस्टिफाइड है। पिछले वाले मॉडल से अगर हम देखेंगे तो यहाँ प्राइस, स्टोर का नाम, ब्रांड का नाम, उसका पुराना परसेप्शन, उसके उस स्टोर का जहां से हम खरीदने उसका परसेप्शन, और पुराना जो प्राइस के बारे में परसेप्शन है कि हम इतना दे सकते हैं। इसके बाद में ये मॉडल जो है विलिंगनेस टू बाय होता है। और अगर कहीं पर भी कोई चीज नेगेटिव होती है तो वो हम नहीं ले पाएंगे। राइट, इज दैट क्लियर? यस सर। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट है कहीं? किसी को डाउट है क्या भाई? किसी को कहीं पे कोई डाउट है? कहीं पे कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, श्योर। ओके, नाउ ये पोजीशनिंग की बात होती है। अम्ब्रेला पोजीशनिंग मतलब एक ब्रांड नेम पर सारे ब्रांड के नाम रहते हैं। जैसे बजाज, ये पेरेंटल नेम हो गया, बजाज स्कूटर, बजाज बाइक, बजाज फाइनेंस, ये हो गया। टाटा, टाटा सॉल्ट, टाटा ट्रक्स, ब्रांड नेम एक ही हो गया। पोजीशनिंग अगेंस्ट द कंपटीशन, कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में जो भी पोजीशनिंग रहती है, ठीक है। जैसे सर्फ वर्सेस निरमा, बहुत पुरानी पोजीशनिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान टाइम्स, दोनों की कंपैरिजन भी होता है, दोनों की पोजीशनिंग भी चेकआउट होती है। पोजीशनिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बेनिफिट, पर्टिकुलर बेनिफिट के हिसाब से भी जो पोजीशनिंग रहती है वो भी रहती है। अनओन्ड पोजीशन, पोजीशन जो पहले से नहीं रहती लेकिन बाद में बन जाती है। पहले ब्रांड हमारे लिए रिलायबल नहीं रहता लेकिन किसी टाइम में बन जाता है। एक ब्रांड जिसकी कई पोजीशनिंग रहती, जो क्वालिटी में भी अच्छा है, प्राइस में भी अच्छा है, टाइम आने पर मिल भी जाता है, वो सारी चीजें, दैट इज कॉल्ड दिस। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, एक पर्टिकुलर ब्रांड की बहुत सारी पोजीशंस रहती। रीपोजिशनिंग, ये समय आने पर, लाइफ बॉय पहले क्या था, ऑर्डिनरी सोप था, फिर हमने उसको चेंज किया, उसकी पोजीशनिंग, उसको ब्यूटी सोप बनाया। ब्यूटी सोप में अब नहीं चला तो फिर उसको सिर्फ ये क्या बोलते हैं, मेडिकल, उसको हमने मेडिकल सोप बना दिया, हाइजीन सोप बना दिया। वो हाइजीन के लिए यूज होने लगा, जर्म्स चेकिंग के लिए होने लगा, ठीक है। जैसे डिटॉल है, उसकी पोजीशनिंग ब्यूटी सोप की कभी नहीं हुई, वो फाइनली हमेशा बना रहा, इसके लिए वो बना रहा हमेशा जर्म्स के लिए, मेडिकल एस्पेक्ट के लिए, राइट। तो ये सारी सिचुएशंस जो रहती हैं, वी नीड टू वर्क विद दैट, और इसी सिचुएशन पर हम लोग काम करते रहते हैं। तो यहाँ फाइनली जो भी हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हमारा परसेप्शन, हमारी पोजीशनिंग
ये सब रिलेटेड इश्यूज हैं और इसी पर हम आगे अपनी पोजीशनिंग को क्लियर करते हैं। ये परसीव्ड रिस्क, आप हाई रिस्क लेने वाले हो या आप नैरो रिस्क लेने वाले हो। आप लो रिस्क लेने वाले हो तो आप ज्यादा नहीं जाओगे। फंक्शनल, फंक्शनल मतलब चलो एक प्रोडक्ट यूज करने के लिए बात आई तो उसकी जगह अगर दूसरा मिल रहा है, दूसरा यूज करके देख लिया, वो फंक्शनल रिस्क हो गई। साइकोलॉजिकल, एक डॉक्टर के पास अभी श्योरिटी नहीं थी, एक ही दूसरे डॉक्टर के पास चले गए तो एक प्रकार से क्या हो गया, एक साइक्लो। अब ये आता कई बार कि अपने बेस्ट डॉक्टर को दिखाओ तो चाहे कुछ भी ज्यादा नहीं था लेकिन फीस भी देनी पड़ी, लेकिन साइकोलॉजिकली सेफ्टी हो गई, एक बार उसने देख लिया। जिसकी एडवाइस लेनी है, जिसको बहुत हाई हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी एडवाइस ले ली तो साइकोलॉजिकली हमने उसको फुलफिल कर लिया। फिजिकली किसी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद वो हमें नहीं मिला उस फॉर्मेट में, उस परफॉर्मेंस में, वो रिस्क हमने ले ली। फाइनेंशियली तो ठीक है, पे ज्यादा करना पड़ रहा है पर ठीक है, समय की बात है, वो रिस्क हमने ले ली। सोशल, दूसरे लोगों को हम लॉस ना दें, दूसरे लोगों को हम फायदा दें, उसकी बात हमको लगने लगी। दीज आर ऑल द थिंग्स विच वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड, राइट। ये हमारी सारी सिचुएशंस रहती हैं परसीव्ड रिस्क की, परसीव्ड उसकी, ठीक है। दैट इज व्हाट ऑल वी हैव टू टेक केयर, ठीक है। तो ये परसीव्ड रिस्क हो गई। हाउ टू हैंडल द रिस्क, इंफॉर्मेशन सीख करें, ब्रांड लॉयल रहे, ब्रांड इमेज को हमेशा फॉलो करें। हमेशा कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो उसके बारे में प्योरली इंफॉर्मेशन लें। ब्रांड लॉयल होना कई बार अच्छा होता है, उस ब्रांड पर जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा अच्छा होता है। ब्रांड की जो इमेज है बनी हुई है, हमारी इमेज या दूसरों के पास जो इमेज है उनसे भी हम पूछ लें स्टोर कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ श्योरिटी है, कहाँ सेफ्टी है, वो उसके बाद है। एक्सपेंसिव मॉडल खरीदने से ये अच्छा होगा कि कम से कम श्योरिटी की गारंटी है, ड्यूरेबिलिटी की गारंटी है, सबसे बेस्ट बाइक लेते हैं हम, बेस्ट टायर लेते हैं, ये होता है। और रिस्क, रीएश्योरेंस, रीएश्योरेंस भी हम ले लेते हैं तो हमेशा होता है ना, इंफॉर्मेशन भी हम लेते हैं, लॉयल्टी के बारे में भी हम जाते हैं और इमेज भी हम देखते हैं और उसके बाद उसकी स्टोर की इमेज भी हम देखते हैं। तो एक्सपेंसिव मॉडल जो है वो काम करता है। और एक रीएश्योरेंस, रीएश्योरेंस भी हमारे अंदर रहती है, ठीक है। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू टेक। परसेप्शन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। नाउ ये क्या होता है, ये टोटली सिलेक्टिव होता है। एक प्रकार से हमारा एक परसेप्शन बनता है और एक प्रकार से हमारा नोटिसेबल डिफरेंस होता है और एक अटेंशन हमारा सीख होता है और हमेशा हम क्रिएटिव वे में लोगों के ब्लॉक्स चेंज करते हैं। तो कंज्यूमर की रिस्क को दूर करना, कंज्यूमर के परसेप्शन को चेंज करना, ये सारी हमारी कोशिश होती है, ये सारी हमारी सिचुएशन होती है। तो फाइनली परसेप्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर ये परसेप्शन हमारा मेंटेन रहेगा, ये परसेप्शन हमारा चलता रहेगा, then we would like to be involved and we would always like to be go ahead with the product. तो कंपनीज को ये सिचुएशन हमेशा मेंटेन करवानी रहती है। तो कस्टमर का परसेप्शन क्या है, परसेप्शन को कैसे चेंज करें, दीज आर ऑल द थिंग्स विच वी हैव टू टेक केयर। तो बात क्लियर हुई या नहीं हुई?
बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? प्रशांत, प्रांजल, क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सत्य प्रकाश? यस सर, क्लियर हो गई। अच्छा, तो क्या समझे परसेप्शन के बारे में? क्या समझ में आया? बोलो, क्या क्लियर हुआ? परसेप्शन के बारे में क्या परसेप्शन बना? बोलो। कि सर कोई भी प्रोडक्ट कंपनी अगर, जैसे कि अभी सर लास्ट में आपने बताया हाँ, कि उसका उसका हमें सर परसेप्शन जानना सर जरूरी रहता है हाँ, कि सर वो उसका ब्रांडिंग किस तरीके से हो रही है। अच्छा, और सर वो उसका जो सर ब्रांडिंग है सर, वो कस्टमर को सर अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। परसेप्शन क्या होता है ये समझ में आया? परसेप्शन क्या होता है ये समझ में आया? हाँ भाई कपिल बताओ। यस सर, परसेप्शन यानी कि किसी भी चीज को देख के, किसी भी स्टिमुलाई को देख के हम कोई ओपिनियन बनाते हैं, वो परसेप्शन है। राइट, ये चीज आपको क्लियर है सत्य प्रकाश? ये चीज क्लियर है? यस सर। क्या परसेप्शन मतलब क्या? सर जैसे किसी चीज को हम देख के सर उसको समझ जाते हैं सर ये हमें पसंद है या फिर नहीं पसंद है, या फिर इसे हम ब्लॉक कर दे रहे हैं। राइट, बस दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। ठीक है, तो ये आज थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल था इसलिए इस पर किया। अब कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो अगर सब लोग रेगुलर रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आगे ये टॉपिक्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, फाइन, थैंक यू। थैंक यू सर। करूँ